लॉकडाउन में स्पेशली संडे बैठे थे से सोचा कि चलो कुछ किया जाए, एक्टिविटी की जाए। एक छोटी सी एफर्ट है, एक कहानी मैंने राघव की किताब में पढ़ी थी टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छी है, ह्यूमरस है, एक हिंदी के अच्छे राइटर है हरिशंकर परसाई, उन्होंने लिखी है कहानी। हो सकता है आप लोगों को 15 मिनट के लिए अच्छा पढ़ के अच्छा लगे, सुन के अच्छा लगे, हंसी आए, तो मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से किसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन दिलवा देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर भी होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी लगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से नहीं जाते हैं। भाई क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? बोले नहीं भाई, बस ही डाकिन है। हमारी उस वक्त तो समझ में आया नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, जब मगर हमने बस को देखा तो एक श्रद्धा से उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब एजेड, और सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब देयर लॉट ऑफ डेंट्स, बहुत सारे डेंट पड़े हुए थे, तो सदियों के अनुभव के निशान थे। तो एक तो बहुत वयोवृद्ध थी, एक सदियों के अनुभव के निशान थे। तो अब समझ में आया कि लोग क्यों मना कर रहे थे जाने के लिए इससे, तो इसीलिए वो उससे सफर नहीं करना चाहते थे। और एक उनका सोचना और था कि इतनी वयोवृद्ध बस है, हम इसमें सफर करेंगे, इसे कष्ट होगा। भाई ये तो पूजा के योग्य थी, सवारी के योग्य थोड़ी थी। खैर, अब हमारे पास कोई और रास्ता तो था नहीं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, भाई साहब ये बस चलती भी है? वो बोले, जनाब चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। हमने कहा भाई वही तो हम भी देखना चाहते हैं। हमने पूछा भाई क्या अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? वो बोले, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे थोड़ा। डॉक्टर दोस्त थे एक हमारे, वो बोले यार डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, ये नई नवेली बसों से ज्यादा भरोसेमंद है, हमें बेटों की तरह ले जाएगी प्यार से गोद में बैठाकर। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। खैर, अब ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया तो इंजन सब कुछ स्टार्ट किया, मगर ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है और अब इंजन के अंदर ही बैठे। कांच बहुत कम बचे थे खिड़कियों के, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल गई और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त जरूर ही जवान नहीं होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, नॉन कोऑपरेट कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। पता क्या चला था कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा और नली से इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब ये देखकर मुझे तो ये लगने लगा कि थोड़ी देर बाद तो बस कंपनी के हिस्सेदार साहब जो हमारे साथ सफर कर रहे थे, इंजन को निकालकर गोद में ही रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। खैर, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई साहब, 15-20 मील पर आवर। सो वी वर सॉर्ट ऑफ हैप्पी, ठीक है। मगर मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता
डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब वो निकल जाता, दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो लगता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, मगर वो तो चली नहीं भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, भाई बस तो फर्स्ट क्लास है, ये इत्तेफाक की बात है, चल जाएगी चल जाएगी। अब धीमी धीमी चांदनी में मुझे पेड़ों की छाया के नीचे बस जो है बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई बुजुर्ग औरत बेचारी थक कर बैठ गई। हमें तो गिल्ट हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका दम निकल गया तो इस बियाबान में इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ उसमें सुधारा, बस आगे चली, मगर उसकी चाल और भी कम हो गई थी। अब धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। हेडलाइट्स तो धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आते दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना तो दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते तो देवता बाहें प्रसाद का उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया मगर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता था बस अब जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इस बस की कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए थे। अब कहते ना कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, तो हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से अब घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इवेंचुअली हम लोग सतना पहुंच गए। वहां से जबलपुर की ट्रेन भी मिल गई एंड इट वाज ए हैप्पी एंडिंग। सो